हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड नेक्स्ट द कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर अ मेंबर सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस, थ्री फोर्सेस, टू फोर्सेस एंड अ टॉर्क एंड फोर और मोर फोर्सेस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिकली वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, चलिए। तो देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम मान लिया कोई भी। तो इसमें क्या किया गया है कि ये कोई बॉडी थी हमारे पास। इस बॉडी में क्या है, इस बॉडी में तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एक बॉडी है, जो बॉडी तीन फोर्सेस, इट इज सब्जेक्टेड टू थ्री फोर्सेस। अब जो फोर्सेस इस बॉडी पर लगे हुए हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है। केवल अलग अलग फोर्सेस के बारे में अलग अलग जानकारी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो फोर्स F1 लगा है वो पॉइंट ए पर लगा है, फोर्स F2 पॉइंट बी पर लगा है, फोर्स F3 पॉइंट सी पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या दिया गया कि जो फोर्स F1 है वो पूरी तरीके से नोन है। इट इज़ कम्प्लीटली नोन टू अस। फोर्स F1 इज कम्प्लीटली नोन। ठीक है, कम्प्लीटली नोन का मतलब होता है कि इसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और इसकी हमें डायरेक्शन भी पता है। दोनों चीज़ें हमें पता है इसकी। ठीक है, डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है। F2 जो फोर्स है इसकी केवल और केवल डायरेक्शन पता है, इसकी केवल डायरेक्शन पता है। और जो तीसरा फोर्स है उसका ना तो मैग्नीट्यूड पता है और ना ही डायरेक्शन पता है। ठीक है, लेकिन ये बोला गया है कि ये जो मेंबर है, ये मेंबर है अंडर इक्विलिब्रियम, ये मेंबर अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो आप बताइए कि F2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए और F3 का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, चलिए देखो इसमें क्या लिखा गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें ही इसमें लिखी हुई हैं, आप बस समझ लो क्या लिखा है। देखो, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल मेथड है। क्या करना होता है हमें, जिन फोर्सेस के बारे में कुछ जानकारी होनी है ना, जिन फोर्सेस के बारे में हमें थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है उन फोर्सेस को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या करते हैं हम, अब देखो क्या किया हम लोगों ने, मैंने आपको बताया जिन फोर्सेस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी है, उन फोर्सेस को सबसे पहले लेते हैं। तो क्योंकि ये थ्री फोर्स मेंबर है तो देखो क्या करेंगे हम, F1 के बारे में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है, F2 की केवल डायरेक्शन पता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी बॉडी पर तीन फोर्सेस लगे होते हैं तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन तो ये है कि वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे, ठीक, यही तो बोला था, क्लोज्ड फोर्स पॉलीगन बनाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा तीन फोर्सेस की वजह से। और मैंने आपसे बताया था जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है तीनों फोर्सेस की, वो एक कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए, ये भी कंडीशन थी। ये कंडीशन थी कि नहीं, ठीक है, कॉमन पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब हमें क्योंकि ये जो मेंबर है वो तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए पहले हमें वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इसमें फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट से इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही होगी। ठीक है, चलिए। तो हम क्या करेंगे, जो फोर्स F1 है इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, फोर्स F2 है इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। जहाँ ये दोनों पॉइंट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन पता है कि नहीं, जहाँ ये दोनों पॉइंट कट करेंगे, जहाँ ये दोनों फोर्सेस कट करेंगे वो फोर्स होगा, वो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। और वो पॉइंट कहाँ मार्क कर दिया हमने, वो समझ में आया हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या कंडीशन की फॉलो की कि अगर ये बॉडी तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही होगी। अब क्योंकि F1 और F2 फोर्सेस की डायरेक्शन हमें पता है तो हम क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे, जहां ये कट करेंगी वही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो बॉडी है वो तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है। तो क्या तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, पॉइंट ओ से पास होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीसरे फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी हमें। कैसे? क्योंकि सी पॉइंट जो है वो पॉइंट है जहाँ पर तीसरा फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि ये पॉइंट सी जो हो, ये पॉइंट जो सी है, ठीक है, ये पॉइंट जो सी है और पॉइंट ओ है, फोर्स सी से इस तरीके से लगे कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या करेंगे, सी को ओ से मिला देंगे। सी को ओ से मिला देंगे। बोलो क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि ये फोर्स सी पॉइंट पर लगा है, तो सी पॉइंट पे कुछ इस तरीके से लगेगा कि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो वो बी पॉइंट से पास होना चाहिए। अब क्योंकि सी पॉइंट को बी पॉइंट से डायरेक्टली मिला दो तो ये पॉइंट, ये लाइन क्या होगी? ये लाइन होगी, ये वो लाइन ऑफ एक्शन होगी जहाँ पर आपका फोर्स F3 एक्ट करेगा। F3 एक्ट करेगा। तो डायरेक्शन तो हम लोगों ने बता दी, लेकिन अभी सेंस नहीं पता है कि ये ऊपर की ओर लगना चाहिए या नीचे की ओर लगना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमने ये भी पता कर लिया कि भाई ये फोर्स कहाँ लगा है, ये फोर्स कहाँ लगा है, लेकिन तीसरे फोर्स का हमने क्या कर लिया, सी से जब ओ को मिला देंगे फॉर इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सी और बी की तरफ इसकी लाइन ऑफ एक्शन पास करेगी। अब हमें ये नहीं पता कि ये ऊपर की ओर मूव करेगा इसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स, या नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए, तो पहले हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड आउट कर लिया। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, सी पॉइंट को ओ पॉइंट से मिला दिया। सी पॉइंट को इस ओ पॉइंट, और बी से नहीं मिला है, सी पॉइंट को कहाँ से मिला देंगे, ओ पॉइंट से। बी पॉइंट ये है, ओ पॉइंट ये है, ठीक है। तो सी पॉइंट को ओ पॉइंट से मिलाया, सी को जैसे ही आपने ओ पॉइंट से मिला दिया, सी को ओ से, अगर मैंने पहले अगर बी बोला हो तो सॉरी, उसके लिए सी को ओ से ही मिलाना है। सी को ओ से मिला देंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यही हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओ से पास होना चाहिए सी, और सी जैसे ही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी से पास होगा तो ये लाइन ऑफ एक्शन आपको मिल जाएगी तीसरे फोर्स की। ठीक है, अब इसका सेंस पता करने के लिए हमें एक और कंडीशन यूज़ करनी है, क्या, कि रिजल्टेंट जो होना चाहिए, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए तीनों फोर्सेस का, या वो एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्लोज्ड ट्राइंगल, फोर्स ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, अब ये फोर्स ट्राइंगल कैसे बनेगा आपको इसके लिए पता होना चाहिए। क्या करेंगे, एक स्केल कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एक स्केल कंसीडर करेंगे। उस स्केल के थ्रू क्या करोगे आप, जो फोर्स वेक्टर आपको दिया गया है, ठीक है, तो हमने, अब इसमें आप मान लोगे लेट, मैंने बोल दिया कि जो 1 mm है वो 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। 1 mm एक न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप मुझे ये बताइए, 40 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? बिल्कुल सही, 40 mm लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस फोर्स वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। किस फोर्स वेक्टर को? जिस फोर्स वेक्टर के बारे में हमें पूरी जानकारी है, तो हम उस फोर्स वेक्टर को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन में दिया है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, इस तरीके से ड्रॉ किया है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इस फोर्स वेक्टर को F1 को ड्रॉ कर लेंगे। अब बोलोगे कि सर आप इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? उसको इतना लंबा खींचना है कि इसकी लेंथ 40 mm आ जाए, 40 mm लाइन आ जाए। और कैसे खींचेंगे, जो F1 की डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में पैरेलल खींच लेंगे आप इसको, और 40 mm तक जैसे ही पहुंच जाएंगे रुक जाना है। तो आपने जैसे ये लेंथ 40 mm की, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है वहाँ पर एरो हेड मार्क कर देंगे। तो देखो एरो हेड मार्क कर दिया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसी डायरेक्शन में आपको 40 mm लंबी लाइन खींचनी है। अब क्योंकि दूसरा फोर्स, अब क्या करना है, अब हमें पता चल चुका है कि जो आपका, क्योंकि F2 फोर्स की डायरेक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस एरो हेड, ये जो आपको F1 फोर्स वेक्टर मिला है, इसके दोनों एंड से, दोनों पॉइंट, एक एंड ये वाला है और एक एंड ये वाला है, दोनों एंड जो है, इन दोनों एंड से क्या करेंगे,
दो पैरेलल लाइन खींचेंगे और वो दो पैरेलल लाइन होंगी वो F2 और F3, F2 और F3, एक मिनट इसको रेफर देता हूँ, F2 और F3। ये देखो ये F2 ये पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है, F3 की पैरेलल लाइन CO की तरफ जा रही है। दोनों को क्या कर देंगे, स्केच कर देंगे, किससे, F1 के दोनों एंड से। तो F1 हमारा ऐसे चला गया 14 mm लंबी लाइन, तो F1 का एक एंड ये है, तो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। देखो आप कहीं भी कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने F2 वाली जो लाइन है, F2 फोर्स जो है, उस F2 की लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, और जो तीसरा फोर्स है उसको इसके एंड से लेकर के F2 की जो लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन है उधर ड्रॉ कर दिया। सॉरी, F3 की लाइन ऑफ एक्शन जो मिली है, F3 की लाइन ऑफ एक्शन C और O की तरफ है ना, तो CO के जस्ट पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे इसके दूसरे एंड से। नहीं समझ में आया, दोबारा से समझ लो। क्या किया हमने, सबसे पहले F1 ड्रॉ किया। F1 इसके बारे में पूरी जानकारी है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, बिल्कुल ड्रॉ कर दी हमने। अब क्या करेंगे, बाकी जो दो फोर्सेस हैं, बाकी दोनों फोर्सेस के पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस वेक्टर F1 के दोनों एंड से। तो पहला ये वाला एंड मैंने मार्क कर लिया, ये वाला एंड, इस एंड से एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, F2 फोर्स के जस्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, जिधर जो डायरेक्शन आपकी F2 फोर्स की वही डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन मार्क कर ली, और जो डायरेक्शन F3 फोर्स की मिली है C से O की ओर, उसके पैरेलल इस वाले एंड से एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये F3 है उसको इधर ड्रॉ कर लें और F2 को इधर ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, इसके लिए आप पूरी तरीके से फ्री हो, यू आर फ्री टू ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, या तो ये इस वाले एंड में ड्रॉ कर सकते हो या इस वाले एंड पे ड्रॉ कर सकते हो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन फोर्सेस की है, उस डायरेक्शन को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने ये ड्रॉ किया, तो F1 लाइन ऐसे गई, F2 लाइन ऐसे गई और F3 लाइन ऐसे की। जहाँ पर F2 और F3 की जहाँ पर दो पैरेलल लाइन कट करेंगे, तो आपका एक क्लोज्ड ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप, देखो अगर F1 ऐसे जा रहा है, अब क्या करना है, अब सबसे बड़ी बात है, इनके एरो हेड मार्क करने हैं, एरो हेड्स मार्क करने हैं। किसके, F2 और F3 के एरो हेड मार्क करने हैं। तो आपको ऑर्डर में लिखना है, किस में लिखना है, एक ऑर्डर में लिखनी है वैल्यूज़। ऑर्डर में कैसे, अगर F1 इधर है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो साइकिल, ऑर्डर मतलब साइकिल समझ लो, एक साइकिल में चलना है। ठीक है, F1 ऐसे चला गया, F2 ऐसे चला जाएगा, F3 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ऑर्डर में लेने हैं तीनों चीज़ें, तब ये क्लोज्ड साइकिल बनाएंगी। ठीक है, तो जो एंटिटी बननी चाहिए वो क्लोज्ड ट्रायंगल यहाँ पर बन गया है, ये ट्रायंगल बना है, और ये कैसे है, एक ऑर्डर में है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो मैं ऑर्डर का मतलब एक बार और बता देता हूँ। ये F1 ड्रॉ किया है और दो लाइन ऐसे पैरेलल आई थी, तो आपने क्या किया, F1 तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, F2 ऐसे ड्रॉ कर दिया। समझ में आ रहा, कैसे ड्रॉ किया, F1 आपने ऐसे लिया, ये F1 की डायरेक्शन, अब F2 ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब कुछ बोलेंगे नहीं सर हम F3 ऐसे ड्रॉ कर दें, तो F3 ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है एक साइकिल को फॉलो करना है, एक साइकिल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर लो। तो अगर ये वाला ये वेक्टर F1 ड्रॉ किया, इसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसके हेड से तीसरा वेक्टर पहले वाले वेक्टर की ओर जाना है, तब ये क्लोज्ड बनेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, पहले ऐसे गए, पहले कैसे गए, F1 ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने ऐसे करके, फिर F2 ड्रॉ ऐसे किया और F3 ऐसे किया, अब ये क्लोज्ड ट्रायंगल बन गया। तो ये साइकिल ऑर्डर में हो गया, पर्टिकुलर ऑर्डर में हो गया। अब क्या करेंगे, F2 और F3 आप इजीली बता सकते हैं। देखो F2 की डायरेक्शन इधर आ गई, बिल्कुल बता सकते हो, ये इसकी डायरेक्शन ये हो गई, F3 की डायरेक्शन इधर हो गई, इजीली आप बता सकते हैं। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा, इस वाले एरो की लेंथ को मेज़र कर लो, मान लिया ये आ गई 47 mm।
ठीक है। तो इसमें स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये 40 सेंटीमीटर है, सॉरी 40 mm है, तो आप बताइए, आप मुझे बताइए F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 47 mm स्केल है, ये mm स्केल है, तो 47 इंटू, और 1 mm किसके बराबर है, 1 mm 1 न्यूटन के बराबर है, तो यहाँ रख देंगे 1 न्यूटन, तो टोटल 47 न्यूटन के बराबर। इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, उसमें स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप तीसरा फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता हो चुकी हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बोला है वही चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑल द थिंग्स विल बी मार्क हेयर, ठीक है, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो, अब हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, कोई भी लिंक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। शॉर्ट में इसको FBD लिखते हैं। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए इसमें आप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ऑल द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इट इज़ अ डायग्राम ऑफ ए पार्ट और कंपोनेंट isolated or separated from the mechanism that shows all the applied forces and virtual or constant forces acting on the component। मतलब अगर आप इस लिंक की बात करेंगे, आप देखिए ये 4 बार काइनेमेटिक चेन आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस पर कहीं, इस वाले में क्या है, जो लिंक हैं ये आपस में लिंक कैसी हैं, कनेक्टेड है, ये लिंक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है, फ्री मतलब अलग कर देना, बॉडी मतलब हर एक एलिमेंट को। तो अगर जिन एलिमेंट से मिलकर के ये चेन बनी हुई है, अगर हम इस एलिमेंट को सारे एलिमेंट से तोड़ करके अलग कर देंगे, सारे इसके बंधनों से मुक्त कर देंगे, इसको पूरी तरीके से आइसोलेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, और फिर देखेंगे कि इस लिंक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो उस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जब आप एक किसी मेंबर को बाकी सारे मेंबर से अलग करके दिखाएं और उस पर देखते हैं कि कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन, वो डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिंक वन फिक्स लिंक है, ये लिंक 2, ये लिंक 3, ये लिंक 4। तो देखो इस लिंक को हमने सेपरेट कर दिया, यहाँ पर बना दिया, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हमने दिखा दिए। अब ये लिंक BC है, इस लिंक BC को अलग बना दिया, एकदम सेपरेट कर दिया इस पूरे मैकेनिज्म से, तो ये इस लिंक 3 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसी तरीके से ये लिंक 4 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये वाला इसका लिंक 4 का फ्री बॉडी डायग्राम, क्या क्या फोर्सेस उस पर लग रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम आप पढ़ सकते हैं। ए फ्री बॉडी डायग्राम इज अ डायग्राम ऑफ अ पार्ट और कंपोनेंट आइसोलेटेड और सेपरेटेड फ्रॉम द मैकेनिज्म दैट शोज ऑल द अप्लाइड एंड वर्चुअल और कंस्टेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो हमने ये मान लिया एक, तो इसके लिए इसकी एनालिसिस के लिए किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो अगर ये पूरी लिंक, अगर आपसे बोला गया कि ये पूरी लिंक ये पूरी मैकेनिज्म जो है, ये काइनेमेटिक चेन जो है, वो पूरी काइनेमेटिक चेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर आपसे बोला जाए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है पूरी काइनेमेटिक चेन, तो इसका मतलब ये है इसका हर एक मेंबर, इस पूरी चेन का हर एक मेंबर अलग अलग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी काइनेमेटिक चेन का हर एक मेंबर अलग अलग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर ये बॉडी है, ये काइनेमेटिक चेन है और इसकी हर एक लिंक अलग अलग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हर एक मेंबर में कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, कितना फोर्स, मतलब ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है, ठीक है। तो अलग मेंबर को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कहाँ पर कितना फोर्सेस लग रहे हैं वो सारी वैल्यू हमें चेक करनी है, ओके। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने एक 4 बार काइनेमेटिक चेन कंसीडर की है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम हर एक लिंक नंबर, हर एक का नहीं, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4 का, ये लिंक जो CD है वो लिंक 4 है, CD लिंक 4, BC लिंक 3, AB लिंक 2,
ठीक है। और इस पर एक टॉर्क हमने अप्लाई किया हुआ है, इस मैकेनिज्म पे हमने क्या किया है, एक टॉर्क अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर लिंक 2 पर, और एक एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एफ सी डी लिंक पर लगाया है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। हाँ देखो, ये आपकी काइनेमेटिक चेन है, और इस काइनेमेटिक चेन में, इस वाली काइनेमेटिक चेन में आप देखेंगे ये लिंक 2 जिस पर एक टॉर्क लगा हुआ है, ये BC लिंक है, ये CD लिंक है जिस पर एक एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड किया गया है। आपको पता है कि अप्लाइड फोर्सेस होते हैं और कंस्टेंट फोर्सेस होते हैं, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या मान लिया है, हमने क्या डिस्कस किया है, हमने मान लिया एक 4 बार काइनेमेटिक चेन है और जिसके हर एक जो लिंक 2, 3, 4 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया गया। अच्छा, इसके लिए आपको कन्वेंशन में आपको बता देता हूँ कि FIJ लिखा है, अगर मैंने FIJ लिखा है इसका मतलब हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाई लिंक I ऑन लिंक J, फोर्स एक्सर्टेड बाई लिंक I ऑन लिंक J, इसका मतलब हो गया, ठीक है, FIJ का। अगर मैंने लिखा F23, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड बाई लिंक 2 ऑन लिंक 3, मतलब लिंक 2 ने लिंक 3 पर कितना फोर्स लगाया है या ट्रांसफ़र किया है, उसको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, F23 का मतलब मैंने ये समझा दिया आप लोगों को। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे अपन। ओके ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए, अब देखो इस, क्योंकि हमने बोला कि ये पूरी मैकेनिज्म स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, इसीलिए इसका हर एक मेंबर, हर एक कंपोनेंट भी सेपरेटली स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं लिंक 1, 2, 3, 4 हर एक के बारे में। तो चलिए लिंक 4 से स्टार्ट करते हैं। लिंक 4 में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, लिंक 4 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। देखो, जब हमने इस लिंक 4 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, लिंक 4 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, ये लिंक 4, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, ठीक है। और तो हम क्या देख रहे हैं, इस पर पहले देख लेते हैं अप्लाइड फोर्सेस क्या क्या होंगे। तो हमने देख लिया कि भाई एक फोर्स अप्लाइड फोर्स F है, जिसका हमें मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। मैग्नीट्यूड मतलब F की कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी। अब क्या होगा, इसके दो एंड जो हैं वो बाकी लिंक से कनेक्टेड है। ये लिंक, ये वाला एंड C है और ये वाला एंड D है। D एंड किस वाले लिंक से कनेक्टेड है, लिंक 1 से। यहाँ देख रहे हो लिंक 1 से कनेक्टेड है, और C एंड जो है वो लिंक C3 से कनेक्टेड है। 3 से कनेक्टेड है कि नहीं, अब बताओ। तो कितने फोर्सेस लगेंगे इस लिंक पर, इस लिंक पॉइंट C पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, मुझे अभी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं पता है, मैंने ये बना दिया, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने बोल दिया कि एक पॉइंट लगेगा, फोर्स कौन सी लिंक लगाएगी, 3, किस लिंक पर, फोर्स। तो मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 3 ऑन लिंक 4, ठीक है, वो इसका कनेक्शन है, इसका मतलब कोई फोर्स ये लगा रही होगी लिंक 3 लिंक 4 पर। इसी तरीके से D पर, इस लिंक 4 पर D का कनेक्शन है लिंक 1 के साथ। इसका मतलब हो गया कि जो लिंक 1 है वो लिंक 1, ठीक है, लिंक 1 लिंक 4 पर एक फोर्स लगा रही है। तो इस लिंक 3 पर, इस लिंक 4 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 3 फोर्सेस। एक तो F34, F14 और एक एक्सटर्नल फोर्स F। इसका मतलब ये जो लिंक 4 है ये 3 फोर्सेस की वजह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया है 3, 4 और 1, 4, मुझे इनके बारे में, इनकी डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको नहीं पता कि मैंने कैसे ड्रॉ किया है, लेकिन अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है वो इसका फ्री बॉडी डायग्राम था। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अब हम मूव करते हैं लिंक नंबर 3 पे। अब यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी एकदम सही। ये BC लिंक है आपके पास, लिंक B और लिंक C, ये कितने पॉइंट पर कनेक्टेड है, 2 पॉइंट पर। कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पे। अब मैंने आपको 2 टाइप के फोर्सेस बताए थे, अप्लाइड फोर्सेस होता है और एक कंस्टेंट फोर्सेस होता है। अभी हमने बात की थी F34, ये कंस्टेंट फोर्स था, और F14 ये भी कंस्टेंट फोर्स था। ठीक है, ये हमेशा पेयर में चलते हैं। अब क्या होगा, ये जो लिंक BC हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये जो BC लिंक दिख रही है आपको, इसका एक पॉइंट B है, दूसरा पॉइंट C है। अब क्या है, इसके 2 पॉइंट पे 2 लिंक कनेक्टेड है। तो क्या होगा, एक तो क्या करेगी, जो लिंक 2 है वो इस पर लिंक 3 पर एक फोर्स लगाई, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 3 ऑन लिंक 2,
होगा। और क्या करेगी, इसी तरीके से ये जो लिंक 4 है वो लिंक 3 पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 4 ऑन लिंक 3, दो फोर्सेस लग रहे हैं। इसका मतलब ये जो लिंक BC है, ये जो लिंक BC है, ये कैसा फोर्स, कैसा मेंबर है, इट इज़ ए 2 फोर्स मेंबर। और वो दो फोर्स कौन से हैं, F32 और F43। ये दो फोर्सेस हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, 2 फोर्स मेंबर, कैसा मेंबर, 2 फोर्स मेंबर के इक्विलिब्रियम में होने की क्या रिक्वायरमेंट थी, कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ए 2 फोर्स मेंबर की इक्विलिब्रियम की स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन क्या है कि क्योंकि इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। अरे महाराज ये 4-3 कैसे हो गया, मैंने आपको बताया था कंस्टेंट फोर्सेस पेयर में लगते हैं कि नहीं। जब आप इस वाली लिंक CD की बात करेंगे तो 3-2-3, तीसरी लिंक चौथी वाली लिंक पे कितना फोर्स लगाएगी। जब आप इस लिंक को कंसिडर करेंगे तो चौथी लिंक तीसरी वाली लिंक पर कितना फोर्स लगाएगी। सही तरीके से तो लिखते हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कंस्टेंट फोर्सेस होते हैं, तो 4-3 और 3-4 ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने आपको बोला कि ये 3 फोर्सेस, अभी मुझे इनकी डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब मैं देखो फिक्स करने की कोशिश करूँगा इनकी डायरेक्शन कैसे होगी। मैंने आपको बताया था अगर ये 2 फोर्स मेंबर है तो ये जो मेंबर है BC, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, कब होगा, जब दो फोर्सेस की रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। मतलब पहली बात तो बात सही होगी कि F32 की वैल्यू F43 के बराबर होगी, पहली बात फिक्स हो गई ये से। अच्छा, दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। अपोजिट का मतलब अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो दूसरा फोर्स ऐसे लगना चाहिए। और तीसरी बात है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के लाइन ऑफ एक्शन के, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, ठीक है। दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें एनालिटिकल मेथड में क्या होता है कि हम न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है, लेकिन ग्राफिकल मेथड्स में हमें लिखना बहुत पड़ता है समझाने के लिए कि ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखने के साथ साथ डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। चलिए ठीक, तो हमने क्या किया है, मैंने बता दिया कि दो फोर्सेस की वजह से मेंबर में ये अपोजिट होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ये भी बात है। और उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। तो क्या कंडीशन है, कहाँ लगेंगे वो, आप लोगों को स्टार्ट में मैंने बता दिया था। अगर वो मेंबर कैसे हैं तो वो कंडीशन है इस तरीके से, ये दोनों फोर्सेस कैसे लगेंगे, ये दोनों फोर्सेस ऐसे लगेंगे जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है। तो इट विल एक्ट अलोंग BC, यही एक शर्त है, ये BC के अलोंग एक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो ये लिंक थ्री दो फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में 4-3 और 3-2। तो हमने क्या किया, हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया और F23 और F43 की डायरेक्शंस फिक्स कर दी कि नहीं। ये कंस्टेंट फोर्सेस ने क्या किया, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगेंगे, ये डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं। तो देखो F23 ऐसे लगेगा, F23 कैसे लगेगा, अंदर की ओर, और F43 इधर की ओर लगेगा, ओके। ओके ठीक है, चलिए, लेकिन अभी और रुकिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि F23 इधर लग रहा है और F43 इधर लग रहा है, F43 इधर लग रहा है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि F23 इधर लगे और F43 ऐसे लगे, भाई किधर भी लग सकता है ना। तो हमें केवल इसकी डायरेक्शन पता है, यहाँ पर हमें इसकी क्या पता है, केवल डायरेक्शन पता है, इसका सेंस अभी नहीं पता है, समझ लीजिए, इसका सेंस नहीं पता है। डायरेक्शन तो पता है कि वो BC की ओर लगना है, ये जो फोर्सेस हैं वो BC की ओर तो लगेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि F23 राइट वर्ड लगना है या लेफ्ट वर्ड लगना है, और ये भी नहीं पता कि F43 लेफ्ट वर्ड लगना है कि राइट वर्ड लगना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ फिक्स कर पाई है अभी तक, एक चीज़ फिक्स कर पाई है BC लिंक के अलोंग लिंक 3 पे, कि जो दोनों फोर्सेस होने चाहिए वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन BC के कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
अब मूव करते हैं हम लिंक नंबर 4 पे दोबारा से। अब हम लिंक नंबर 4 पर दोबारा से मूव करते हैं। तो देखिए लिंक नंबर 4 पर दोबारा से मूव करते हैं अपन। तो आप देखोगे जैसे ही हम लिंक नंबर 4 पे दोबारा से मूव करेंगे, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो लिंक BC है, सॉरी CD लिंक जो है, ये लिंक नंबर 4 है। और F फोर्स जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमें पता है भाई। F फोर्स जो है, ये लिंक थोड़ा सा मैं जूम करके बड़ा बना देता हूँ, ये C है और ये D है, और यहाँ पर एक फोर्स F लग रहा है, F लग रहा है। अब हमें एक चीज़ पता चल चुकी है यहाँ पर, और वो चीज़ ये है कि जो पॉइंट C है, इस पॉइंट C पर जो फोर्स लगेगा ना, F34 फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 3 ऑन 4, ये F43 के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, 4 के बराबर होगा। F43 के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर है। लेकिन हम क्या कर चुके हैं, इसकी F43 की डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं BC के अलोंग। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखिए ये फोर्स F है, इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड कर दो, इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इसके डायरेक्शन हमें पता है, इसके लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी। अब इस पॉइंट पे क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा होगा F32 या 23 F34 या F इस वाली लिंक में F34 फोर्स लग रहा है कि नहीं। देखो F34 फोर्स लग रहा है। अब F3 फोर्स कैसे है, BC के पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन किसकी होगी, F34 की, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 3 ऑन लिंक 4। तो हमें क्या करना है, हमें डिसाइड क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी डिसाइड करना है। तो इस अब न, क्योंकि हमें लिंक 2-3 पर जो फोर्स लग रहा है, BC लिंक पर जो फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन पता चल चुकी है अभी इससे पहले 2 फोर्स मेंबर की तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, जहाँ ये फोर्स एक दूसरे को कट करेंगे, जहाँ ये फोर्स एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मिल जाएगा। अब क्योंकि ये 3 फोर्स मेंबर है CD, ये एक 3 फोर्स मेंबर है और ये 3 फोर्स मेंबर है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पर तीसरा फोर्स जो कि यहाँ लगेगा D पॉइंट पे, जिसकी वैल्यू F14 है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास होने चाहिए, O से। अभी मैंने आपको बताया 3 फोर्स मेंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C को, ये जो पॉइंट O मिला है, इसको D से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तीसरे फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। तीसरे फोर्स की डायरेक्शन मिल गई कि नहीं मिल गई, अरे तीसरे फोर्स की डायरेक्शन मिल गई ना महाराज, मिल गई ना। देखो क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, देख लो यहाँ पर मैंने इसको, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। क्या था, F था, बिल्कुल सही बात है। F की लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही है, बिल्कुल जा रही है। और हमने डिसाइड किया है, क्योंकि जो लिंक 3 थी वो 3 फोर्स मेंबर था, सॉरी 2 फोर्स मेंबर, तो उसकी डायरेक्शन हमने डिसाइड कर ली। वो डायरेक्शन इस तरीके से जा रही थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, फोर्स को, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे, F3 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद ये जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। अब ये 3 फोर्स मेंबर है, ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब तीसरा फोर्स जो कि यहाँ पर एक्ट करेगा इस वाले पॉइंट पर, D पॉइंट पर, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी इस पॉइंट O से पास होनी चाहिए। तो इसको भी हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया, डॉट मिला दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट की, यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस फोर्स की लाइन डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो CO इज द डायरेक्शन ऑफ, या OC या CO, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, हाँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F14 की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए अब देखो, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं बता दूंगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बस आपको ये पता चलेगा कि ये डायग्राम कैसे बनाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं लिंक नंबर 2 पे, लिंक 2 पे बात करते हैं। अब लिंक 2 कैसा मेंबर है, लिंक 2 ऐसा मेंबर, देखो एक जो लिंक 3 है, ये जो लिंक यहाँ देख रहे हो, तो मैं ड्रॉ कर दूँ फ्रेश कि ये डायग्राम मैंने कैसे ड्रॉ किया, ये वाला। तो देखो ये वाली लिंक आपकी, ये A एंड है और ये B एंड है कि नहीं। चलिए इस पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी F324 होगी। और आप डिसाइड कर चुके कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी है, इसके पैरेलल है कि नहीं, बिल्कुल है, ये पैरेलल होगी कि नहीं,
भाई बी सी के पैरेलल होगी ना तीसरे फोर्स की लाइन, F32 बिल्कुल इस डायरेक्शन में होगी। अब क्या है, अब क्या होगा कि अब क्या होगा, देखो सुनिए, ये जो मेंबर है ये टू फोर्स मेंबर है, टू फोर्स मेंबर है विद ए टॉर्क। तो एक टॉर्क इस पर अप्लाई किया गया है टी, एक टॉर्क टी अप्लाई किया गया है, बिल्कुल किया गया है। चलिए अब, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि ये ए बी मेंबर है और सी टू बी या ये तीसरा लिंक, इस लिंक पर एक फोर्स लगाएगी जिसकी वैल्यू F32 हो गई। इसका मतलब अब क्या है, क्योंकि ये जो लिंक है वो पहली लिंक से भी कनेक्टेड है, लिंक 2 लिंक 1 से कनेक्टेड है, तो पहली लिंक भी इस दूसरी लिंक पर एक फोर्स लगाएगी, वो इस वाले एंड से जाएगा। अब क्योंकि ये कैसा है, ये टू फोर्स मेंबर है विद ए टॉर्क, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये दो फोर्स मेंबर है, एक तो ये फोर्स लगेगा यहाँ पर और एक फोर्स यहाँ लगेगा। अब ये टू फोर्स मेंबर विद ए अप्लाइड टॉर्क है, तो इसकी कंडीशन क्या थी कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए उनकी लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, अपोजिट होने चाहिए, उनका नेचर अपोजिट होना चाहिए। अच्छा ये अपोजिट कैसे होगा वो अभी डिसाइड करेंगे लिंक नंबर 4 से जाकर के, ठीक है। तो ये थ्री फोर्स मेंबर है, कैसा मेंबर है, थ्री फोर्स मेंबर है, ठीक है। तो ये थ्री फोर्स मेंबर है। अब इसमें अप्लाइड टॉर्क टी है, अप्लाइड टॉर्क टी है कि नहीं, बिल्कुल है। अब ये कितने डिस्टेंस पर लगेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों फोर्सेस की, ये तो पता चल गया कि फोर्सेस पैरेलल लगेंगे, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, मतलब ये F12 लगेगा इधर फोर्स और ये F32 लगेगा। तो बैलेंसिंग के लिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, बिल्कुल F12 की वैल्यू F32 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्शन सेंस अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन तो पैरेलल हो गई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अब ये लाइन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे सेपरेट हो ये अभी पता नहीं चल चुका, ये अभी पता नहीं लगा है। क्यों, क्योंकि हम तीसरा फोर्स निकालेंगे, तीसरा फोर्स मतलब इन फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, अभी कैसे निकालनी है वो बता देंगे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस h मान रही है, वो देख लेंगे अभी। टॉर्क अप्लाई किया है t, लेकिन इस तरीके से होगा कि जो टॉर्क, क्योंकि ये अप्लाई टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो मैग्नीट्यूड, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो कपल जनरेट होगा उस कपल की वैल्यू इस अप्लाइड टॉर्क के बराबर होनी चाहिए, लेकिन सेंस अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं F12 और F32 की वैल्यू क्या है, वो चीज़ें सेट करने के लिए अभी चलते हैं वो आगे। ये देखो, ये डायग्राम समझ में आया कि कैसे बना। इस पॉइंट बी पर और इस पॉइंट ए पर क्या है, इस पॉइंट बी पर इस पॉइंट ए पर, क्योंकि ये लिंक 3 लिंक 2 से कनेक्टेड है और लिंक 3 लिंक 2 पर एक फोर्स लगाएगी, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता चल चुकी है BC के पैरेलल। तो यहाँ पर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ हो जाएगी। अब क्योंकि ये जो टू फोर्स मेंबर है इस पर एक फोर्स ये भी लगेगा 1/4, तो ये मान लिया हमें 1/4 की डायरेक्शन नहीं पता है, F12 की डायरेक्शन नहीं पता है, F12 की डायरेक्शन नहीं पता है, क्योंकि ये टू फोर्स मेंबर है और एक टॉर्क लगा है। तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, टू फोर्स मेंबर सब्जेक्ट टू ए टॉर्क। क्या कंडीशन थी कि जो दो फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्सेस की लाइन पैरेलल होनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होनी चाहिए। इसका मतलब जो दूसरा फोर्स है वो पॉइंट ए पर कहीं ना कहीं लग रहा होगा, और इन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए वो भी देख लेंगे। तो पहली बात तो हमने डिसाइड कर लिया कि दोनों फोर्सेस की जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस h। ये h कितना होना चाहिए वो मेजर कर लेंगे अपन, कितनी इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं या मेजर करके भी निकाल सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू नहीं पता है कि टॉर्क कितना, टॉर्क को अप्लाई किया दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी होगी आपको, ठीक है। तो M12 पता चल चुका है, F32 के बारे में इन दोनों की डायरेक्शन पता चल चुकी है हमें, ये अप्लाई टॉर्क T हो गया। अब ये नहीं पता है कि ये किधर अप्लाई होना है, कि ये क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये समझ में आ गया ये डायग्राम कैसे बन गया ना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, ये F12 F2 इधर, ठीक है। ये डायरेक्शन अभी सेट करेंगे कि किस तरीके से लगेगा। तो बैलेंस करने के लिए इसके पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट नेचर का होना चाहिए और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। ये चाहिए मतलब अपोजिट, दोनों फोर्सेस अपोजिट होने चाहिए नेचर में, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर। लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी
पैरेलल टू ईच अदर, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होने चाहिए, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, ये कंडीशन थी, और मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए दोनों फोर्सेस का, ये है। चलिए मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं। देखो ये सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये फोर्स मेंबर है जो इन पर इस फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम है। लिंक 3 पर 2 फोर्सेस F32 और ये हैं, जबकि लिंक 4 पर एक फोर्सेस सब्जेक्टेड है और एक टॉर्क सब्जेक्टेड, ये सब बता दिया है। अब लिंक 3 पर 2 फोर्सेस लगे हैं, इसी तरह इक्विलिब्रियम में कब होगी इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये कब इक्विलिब्रियम में होगा। इसी तरीके से अब हम जब फोर्थ लिंक के ऊपर मूव करेंगे तो 3 फोर्सेस हैं, ठीक है। तो 3 फोर्सेस, ये सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ करके ये अभी मैंने आपको बताया कि ड्रॉ करके ड्रॉ किस तरीके से किया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली अब इसको सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे लिंक नंबर 4 पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? लिंक नंबर 4 पे। और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम लोगों ने कुछ ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वगैरह और ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी, ठीक है। अब देखो इस वाले में मैंने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है, केवल लाइन ऑफ एक्शन मेंशन किया है। अब इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए F34 और F34 थोड़ा सा छोटा, तो क्या करना है, ये जो लिंक दिख रही है आपको, ये F34 दिख रहा है और F14 दिख रहा है। इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए तो देखिए CO पता है, ये पता है, तो क्या करेंगे, 3 फोर्स मेंबर जिस तरीके से अभी मैंने सॉल्व करना बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्या करना है, क्या करेंगे, जो फोर्स F आपको पूरी तरीके से पता है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है, एक पर्टिकुलर स्केल कंसीडर करेंगे और उस स्केल का क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर F ड्रॉ किया गया। फिर क्या करेंगे, इसके जो 2 एंड हैं इस फोर्स के जो 2 एंड हैं, उन दोनों एंड से F34 की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली और F14 की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन को क्या कर देंगे, इसके दोनों एंड से इन दोनों फोर्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन क्या करेगी, जैसे 3-4 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही है, 3 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी, वो इस एंड से मान लिया मैंने ड्रॉ कर दिया, और F14 की लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से जा रही है ना, तो उसको इस वाले एंड से लेकर के इस तरीके से ड्रॉ कर दिया और ये इन पॉइंट को मार्क कर दिया, जैसे कि आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं। या ट्रायंगल बना दिया ना, फोर्स ट्रायंगल बना दिया, क्लोज ट्रायंगल बनाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ऑर्डर में लेना है। तो ये अगर F है तो एंटी क्लॉकवाइज ले लो, अगर ये फोर्स ऐसे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें F की फोर्स की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो पहला फोर्स वेक्टर ऐसे जाएगा और दूसरा फोर्स वेक्टर ऐसे जाएगा। ये अगर F है और इधर कौन सा फोर्स वेक्टर जा रहा है भाई, 3-4, तो ये F34 हो जाएगा। और जो तीसरा फोर्स वेक्टर है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्लोज एंड तक जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज क्यों लिया है ये समझ में आ रहा है ना। तो इसकी ये कौन सा फोर्स है, इस लाइन ऑफ एक्शन में कौन सा फोर्स जा रहा है, F14 इस लाइन ऑफ एक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखो F14 ये आ जाएगा, F34 ये आ जाएगा, F ये आएगा, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज बनना चाहिए। तो मतलब ये ऑर्डर में ले लिए हैं आपने। तो 3-4 पहले F लिया, ऐसे जा गए, फिर 3-4 लिया, ये ऐसे चला गया, फिर F14 लिया, वो ऊपर की ओर। ऐसे नहीं मार्क करना भाई, आप ऊपर से नीचे नहीं मार्क करना है आपको। मैं मार्क कैसे करना पता है ना, F इधर गया है तो ये F आ गया था यहाँ पर, 3-4 की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही थी, तो 3-4 को ऐसे मार्क किया। अब कुछ क्या करेंगे महानुभाव, इसको ऐसे नहीं करना है महाराज, इसको ऐसे नहीं कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको नीचे से ऊपर एंड तक जाना है। तो ये क्लोज एंटिटी बना दिया आपने इस तरीके से। और दिस इज, तो हमने क्या कर दिया, देखो हमने क्या कर चुके हैं यहाँ से। अब इस वाले डायग्राम को देखो, यहाँ से क्या कर चुके हैं, फिक्स 3-4, जो F34 की डायरेक्शन फिक्स कर चुके हैं, F14 की डायरेक्शन फिक्स कर चुके हैं। तो देखो अब ये F34-14 अब मैंने मार्क किया है यहाँ पर, आपको नहीं पता था कि मैंने मार्क कब किया है, अब मार्क किया है। F34 ऐसे जा रहा है, तो देखो F34 की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर बाद में मार्क की गई है, जब कोई सॉल्यूशन निकल आया है इसका सॉल्यूशन निकलने के बाद मार्क किया है, ठीक है। तो F34 ऐसे इसलिए मैंने इधर मार्क किया इसकी डायरेक्शन। अगर F34 इधर लग रहा है तो F43 की डायरेक्शन इधर लगेगी। अब इसका सेंस फिक्स हुआ है, अगर F34 इधर लग रहा है, F34 इधर लगेगा, तो ऑब्वियसली आपको 4-3 की डायरेक्शन आंख बंद करके ऐसे इसके जस्ट अपोजिट लगा देनी है F43 की।
F43 इधर जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया? दोबारा से बता देता हूँ। अगर कोई फोर्स मेंबर में ये फोर्स लगा है F34, तो आपको F43 इसके अपोजिट बनाने देना है। F43 मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 3 ऑन लिंक 4 और ये हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय लिंक 4 ऑन लिंक 3। ठीक है, ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब एरो कैसे बना दिया आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि इसका एरो इसका जो एरो है वो ऐसे क्यों चला गया, बिल्कुल समझ में आ गया। और जो F3 फोर्स F14 फोर्स है, F जो फोर्स 14 है, F14 का मैग्नीट्यूड F14 की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से ऊपर की ओर। तो आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो इस F4 की डायरेक्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं, F14 की डायरेक्शन यहाँ से सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये F14 ऊपर चला गया। इनका सेंस फिक्स हो चुका है कि भाई किस तरफ जाएगा, अपवर्ड जाना है, लेफ्टवर्ड जाना है, राइटवर्ड जाना है, ये फिक्स हो गया। अब क्या किया मैंने, जब मुझे पता चल चुका है कि भाई जो फोर्स F3 है वो इधर लग रहा है, कौन सा फोर्स, जो मुझे पता चल चुका है क्या, कि जो F34 इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली F43 कहाँ लगेगा, इधर। और जब अगर F43 इधर लगेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए 2-3 की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। और अगर 2-3 इधर लगेगा तो F32 कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इस तरफ। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, F32 की डायरेक्शन और सेंस दोनों फिक्स कर सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। F32 की डायरेक्शन सेंस फिक्स कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको क्या, कि अगर ये 2 फोर्स मेंबर है, ये वाला लिंक 1 2 फोर्स मेंबर है जिस पर 2 फोर्स और एक टॉर्क लगा है, तो अगर एक फोर्स इधर लगा है तो इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब दूसरा फोर्स जो F12 है वो इस तरफ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। F12 इधर लगेगा और F32 इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और क्या करेगा, मैंने बताया था इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अपोजिट है, होने चाहिए। और बैलेंसिंग के लिए क्या बोला था, अगर ये इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आएंगे तो F32 की वैल्यू F14 के बराबर होगी। ये सारी चीज़ें बताई थी। तो देखो सारे फोर्सेस की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। F14 निकल चुका है हमारे पास, F14 निकल चुका है कि नहीं। आप केवल ये टॉर्क पता है कि टॉर्क इस कपल, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अप्लाइड कपल, या हम बोल सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, या रिएक्टिव कपल की वैल्यू या अप्लाइड कपल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो वो आप दिखा सकते हैं। ये तो समझ में आ गया ये किस तरीके से ड्रॉ किया, वो बस लिखा हुआ है स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए सारी चीज़ें। तो देख लो, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो फोर्स है F34 के बराबर है कि नहीं, दोनों की डायरेक्शन देख लो। F34 कहाँ लग रहा है, 34 लग रहा है इधर, F34 इधर लग रहा है, किसके बराबर होना चाहिए ये, F43 के बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ से अच्छा देखिए, एक इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ना आपको साइन, जब मैंने इसको स्कैन किया है तो स्कैन करते टाइम इसके साइन नहीं आए हैं, इसमें इनके साइन नहीं आए हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, लिसन प्लीज़, ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये वाली इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको स्कैन किया तो यहाँ से ना माइनस साइन हट गया है, इनके आगे माइनस साइन है वो हट गया है, वो मैं मार्क कर देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ इनको। तो क्या क्या कंडीशन आपको मिल गई, जो फोर्स कौन सा फोर्स F34 है, F34 की वैल्यू किसके बराबर है, -F43। ठीक है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन में ये इसके अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, अब 43 ये है, 43 किसके बराबर है, 23 के, F23 के बराबर है। ठीक है, तो F34 F23 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि F23 की डायरेक्शन और इसकी 34 की डायरेक्शन बराबर है, तो इन दोनों के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि अगर ये माइनस के साथ है तो ये प्लस के साथ है, तो ये डायरेक्शन ये दोनों को एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे। इट इज़ इक्वल्स टू, तो F23, तो आपको लिखना है F34 इज इक्वल्स टू माइनस F43, इट इज़ इक्वल्स टू F23। अगर 23 इधर लग रहा है तो 32 किधर लगेगा, इस तरफ,
भाई 3-2 इधर लगेगा ना, और इधर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब याद रखना है जो फोर्सेस राइट में लग रहे हैं वो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, जो फोर्सेस लेफ्ट में लग रहे हैं वो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो F34 राइट में लग रहा है, दोबारा से लिख देता हूँ, राइट में फोर्सेस जो राइट में लगेंगे उनको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और जो लेफ्ट में लगेंगे उनको नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो लिख देते हैं इसकी इक्वेशन, तो सारे फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। F34 इधर लग रहा है राइट में, तो F34 पॉजिटिव लिख दिया, इट इज़ इक्वल्स टू 4-3 अपोजिट लगेगा तो माइनस में F43 यहाँ लिखेंगे। ये फोर्स, अब देखो ये फोर्सेस बराबर होंगे कि नहीं इक्विलिब्रियम में, तो 2-3 की वैल्यू निकल जाएगी नहीं भाई, F23 इसके बराबर होगा ना मैग्नीट्यूड, ये सब पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो क्या होगा F, अब देखो 4-3 निकल दिया, 2-3 राइट में लग रहा है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, इट इज इक्वल्स टू, और 3-2 माइनस में लेफ्ट में लग रहा है तो माइनस के F32 हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू F112 राइट में लग रहा है तो पॉजिटिव F12 की वैल्यू, F32 की वैल्यू, F23 की वैल्यू, F43, ये सारी वैल्यू F34 के बराबर है। और F34 कहाँ से निकाल चुके हैं हम, F34 कहाँ से निकाल चुके हैं, यहाँ से, ठीक है। ये लेंथ मेजर करेंगे, लेंथ में स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इजीली इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे फोर्सेस मिल चुके हैं कि नहीं। अब देखो मैंने बता दिया यहाँ पर, ये फोर्स ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये सब चीज़ें ये डिस्कस्ड अर्लियर विद सूटेबल डायग्राम टू फाइंड द मैग्नीट्यूड F34। ये जो अभी हम इससे पहले वाले न्यूमेरिकल नहीं सॉल्यूशन में कर चुके हैं कि किस तरीके से वो करता है, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इससे पहले भी बताया था ना, अरे भाई इससे पहले इसको सॉल्व करवाया था मैंने कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, ये वाली। तो उसी तरीके से बस फोर्स ट्रायंगल बनाया है, स्केल से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं लिंक 2 के बारे में, जिस पर के दो फोर्सेस और एक टॉर्क लगा हुआ है। इस लिंक के बारे में देखिए, इस लिंक को देखते हैं। इस लिंक को देखिए आप मुझे बताएंगे, इसमें मैंने देखो क्या लिखा है, फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ लिंक 2 F12 मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू 3-2, ये मैंने बताया, बिल्कुल बताया। एंड ऑल्सो द लाइन्स ऑफ एक्शन मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, यह कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, ठीक है। और जो कपल फॉर्म होना चाहिए F32 और 24 के बराबर द्वारा जो कपल फॉर्म होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और अपोजिट टू द अप्लाइड टॉर्क, और ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने करेक्ट करके आपको बता दी थी। तो टी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो F21 इंटू एच, F12 इंटू एच के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसी होनी चाहिए, अगर आपने अप्लाइड टॉर्क क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगना चाहिए, ठीक है। जो कपल यहाँ से जनरेट होना चाहिए इन दोनों फोर्सेस से वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे वो, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक दो, तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। चलिए, तो ये वाली इक्वेशन देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन आप देख सकते, ये वाला फिगर देख सकते हैं इजीली। तो इस फिगर से आपको बहुत चीज़ें, तो देखो ये F32 और F21 से कपल कैसा फॉर्म हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और जबकि टॉर्क लगा हुआ कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये कैसे पता करेंगे कि H कितना होना चाहिए, ये H आपको यहाँ से मिल जाएगा, H यहाँ से मिल जाएगा, मेजर कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या लिखा है, देखो लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वी नीड अ लॉट ऑफ ग्राफिकल, और हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको हम एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एनालिटिकली में देखो इक्वेशन थोड़ी सी टीडियस हो जाती हैं, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ग्राफिकल मेथड इस वाले केस में सही है। लेकिन इसके लिए ग्राफिकल के लिए आपको ज्योमेट्री बहुत आनी चाहिए, ज्योमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती है तो आप इसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। पैरेलल लाइन खींचना, परपेंडिकुलर लाइन खींचना, कोई आपको अगर लिंक दी है, कोई भी पर्टिकुलर आपको मैकेनिज्म दी है, उस मैकेनिज्म को पूरा का पूरा स्केच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप स्केच नहीं करेंगे तो आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। जैसा आप लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम में ड्रॉ किया था, वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किए थे आप लोगों ने, एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किए थे ना फर्स्ट
इससे पहले वाले सेमेस्टर में आप लोगों ने किए होंगे, थ्योरी ऑफ मशीन्स 1 में, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में किए होंगे आप लोगों ने। उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, ये क्वेश्चंस तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक आपको वो सारी चीज़ें ना आए, ठीक है। ओके, चलिए ये वाला लेक्चर अब हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ओके। गुड नाइट एवरीवन। इफ़ यू लाइक, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक दिस एंड share among your friends, okay, like, share and subscribe.